जय हिंद दोस्तों। आज है 12 मार्च 2026। हम मेरा करंट अफेयर्स के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, साथ ही समझेंगे इसके स्टैटिक्स फैक्ट्स भी। तो चलिए बिना समय बिताए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देखिए क्या है। अभी रिसेंटली केरला स्टेट्स, जी हाँ, केरला राज्य का नाम बदल दिया गया है। तो ये नाम बदल के नया नाम क्या दिया है और किसके पास ये अथॉरिटी है कि वो किसी भी स्टेट्स का नाम बदल सकता है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे यहाँ। देखिए, पहली बात, केरला का नया नाम जो है वो केरलम दिया गया है। जी हाँ, केरला का नाम बदल के नया नाम केरलम दिया गया है। यह कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा घोषणा किया गया है कि केरला का नाम केरलम रखा गया है। पर ऐसा नहीं कि रेंडमली कोई आके कुछ भी नाम बोल के चला जाएगा। के आर्टिकल 3 में मेंशन है कि पार्लियामेंट के पास राइट्स है कि वो किसी भी स्टेट्स का या इंडिया के किसी भी हिस्से का नाम बदल सकता है। तो इसी आर्टिकल का इस्तेमाल करते हुए केरला का नाम बदल के केरलम किया गया है। केरला की जो प्राइमरी लैंग्वेज है वो मलयालम है। अब बात केरला यानी केरलम की हो रही है, तो वहाँ के नेशनल पार्क जो इम्पोर्टेंट है वो है साइलेंट वैली नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क एंड इराविकुलम नेशनल पार्क। जी हाँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है। ये कई एक बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, मैपिंग के लिए भी कभी पूछ लिया जाता है ये कहाँ है, इसके किधर है, किस स्टेट्स में पाए जाते हैं। तो इम्पोर्टेंट है, रिविजन करना जरूरी है। केरला को गॉड्स ओन कंट्री भी कहा जाता है। केरला की जो लार्जेस्ट रिवर है पेरियार है। जी हाँ, पेरियार। अभी वहाँ के जो सीएम है उसका भी नाम कुछ इसी तरह से मिलता जुलता है, तो ये शब्द वहाँ के लिए काफ़ी है। अब देखिए, केरला की जो दो डांस है वो क्लासिकल डांस है, एक कथकली और दूसरा मोहिनी अट्टम। जी हाँ, केरला की दो डांस क्लासिकल डांस की कैटेगरी में आते हैं, कथकली एंड मोहिनी अट्टम। यदि कहीं कथकली और मोहिनी अट्टम पूछा जाए तो उसे आप केरला से एसोसिएट कर सकते हैं। आप हमें कमेंट में बताइए और कौन कौन से क्लासिकल डांस है। केरला की एक एंशियंट मार्शल आर्ट्स है, वो भी फेमस है। इसका नाम है कलारई पट्टू। जी हाँ। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया है फंडामेंटल राइट टू डाई विथ डिग्निटी। देखिए, जीवन के लिए तो है ही राइट्स, यहाँ पे मरने के लिए भी, मतलब डाई विथ डिग्निटी, एक सही तरीके से किसी की मृत्यु हो, इसको भी एक फंडामेंटल राइट्स जजमेंट को फिर से अभी उसके ऊपर कुछ काम किया है। तो हम इसके बारे में देखते हैं किस लैंडमार्क में इन्होंने ये जजमेंट दिया है। तो ये जजमेंट दिया है 2018 कॉमन काउजेस जजमेंट है, जिसे मॉडिफाई किया गया 2023 में। देखिए, इसकी कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट्स जानते हैं क्या था। हर्ष हरीश राणा नाम का एक व्यक्ति था जो गाजियाबाद के रहने वाला था। उससे ब्रेन इंजरी हो गई थी, ब्रेन में चोट लगने की वजह से वो सही नहीं हो पा रहा था, और ये 2013 से उसको प्रॉब्लम चल रहा था। 2013 से चलते चलते 2018 यानी कि टोटल 5 साल तक उसको ये प्रॉब्लम था। डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दी कि ये नहीं ठीक हो सकता है, प्रॉब्लम है, इलाज के बाद भी वो सही नहीं होगा, लाइफ कैरी करना बहुत मुश्किल है। तो इस तरह की चीज़ें होती रही, तो लास्ट में फिर ये कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में गया। तो उन्होंने वहाँ पे इसको जस्टिफाई कर, मतलब परमिशन दिया है कि ठीक है, आप इथुनेशिया के अंतर्गत, पैसिव इथुनेशिया के अंतर्गत इसकी जो अलाउ कर दिया गया। तो देखिए, थोड़े से इसमें 2023 में ये फिर मॉडिफाई किया गया गाइडलाइन को, ताकि और इजी हो जाए, ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, खास करके टेक्निकली जो यूज़ कानूनी तौर पे प्रॉब्लम होती है वो दूर की होती जाए। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी हमारे आर्टिकल 21 में मेंशन है। जी हाँ, आर्टिकल 21 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल राइट्स है। अब हमें कमेंट में बताइए और कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं। अभी हम बात कर रहे थे पैसिव यूथनेसिया का। पैसिव यूथनेसिया क्या होता है? पैसिव यूथनेसिया होता है कि यदि कोई पेशेंट है जिसको जीवित रहने के लिए एक लाइफ सपोर्ट की जरूरत है, तो आप यदि वो सपोर्ट हटा लेते हैं तो उसकी डेथ हो जाएगी, ये फिक्स है। तो सपोर्ट हटाने के कारण जो डेथ हो सकती है, तो सपोर्ट हटाने का परमिशन दे दिया जाता है, तो इसको कहा जाता है पैसिव यूथनेसिया। एक्टिव यूथनेसिया भी होती है। एक्टिव यूथनेसिया में डायरेक्ट आपको मतलब एक तरह से समझ सकते हैं, डायरेक्ट पॉइजन दिया जाएगा, मतलब वो आपको सकते क्रूरतापूर्ण इंजेक्शन देके, कुछ मेडिसिन देके आपको हत्या कर दी जाएगी, मार दी जाए। तो एक्टिव यूथनेसिया के अंदर आता है, जो इंडिया में इलीगल है। जी हाँ, इंडिया में उसे अलाउ नहीं किया गया है।
पैसिव यूथनेसिया इंडिया में अलाउ है। पैसिव यूथनेसिया में लाइफ सपोर्ट जो ज़रूरत होती है, जैसे वेंटिलेशन पे कुछ हो या किसी को ऑक्सीजन लगा हो, बिना ऑक्सीजन के वो जीवित नहीं रह सकते हैं, तो उस केस में पैसिव यूथनेसिया किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि अभी कोई स्टेट्स है जिन्होंने फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल 2026 अप्रूव किया है, जिसमें इन्होंने प्रिवेंट किया है कन्वर्जेशंस थ्रू इंडिक्टमेंट और मिस रिप्रेजेंटेशन, यानी कि रिलीजन्स को, जो कि आए दिन न्यूज़ में केस मिल जाते हैं, न्यूज़ में मिलते हैं कि किसी को ज़बरदस्ती धर्मांतरण करवाया जा रहा है या किसी प्रलोभन दे के धर्मांतरण करवाया जा रहा है, इस चीज़ पे रोक लगाने के लिए अभी एक स्टेट्स ने भी इसको अप्रूवल दिया है। आप देख सकते हैं उस स्टेट्स के ये सीएम है, यदि चेहरा से पहचानते हैं तो आंसर आप बता सकते हैं, नहीं पहचानते हैं तो इसका करेक्ट आंसर है छत्तीसगढ़, जिसकी राजधानी है रायपुर। यहाँ की सरकार ने फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल 2026 को अप्रूव किया है, जिसमें फ्रीडम ऑफ रिलीजन तो जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है उस पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यदि कोई किसी को जबरदस्ती या गलत रिप्रेजेंटेशन के द्वारा या फिर कुछ प्रलोभन देके धर्मांतरण करवाता है तो उस पे रोक लगाया गया है इस बिल के अंतर्गत, इस कानून में। इसी तरह के कुछ कानून यूपी, मतलब उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और कर्नाटका में भी है। अब हमें कमेंट में बताइए इन तीनों के स्टेट्स की राजधानी क्या है। राइट्स टू फ्रीडम रिलीजन, ये अपना फंडामेंटल राइट्स है जो आर्टिकल 25 से 28 में मेंशन किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि अभी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने जल महोत्सव 2026 में पार्टिसिपेट किया और उसने एक प्रोग्राम को हाईलाइट किया जो ट्रेन करेगा ग्रामीण क्षेत्र के युवा और महिलाओं को कैसे पानी को, वाटर सप्लाई सिस्टम को मेंटेन किया जाए, कंजर्व किया जाए, ताकि उसे जब जरूरत हो तो यूज किया जा सके। उस प्रोग्राम का नाम है नल जल मित्र प्रोग्राम। जी हाँ, नल जल मित्र प्रोग्राम इम्पोर्टेंट है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र के युवा और महिलाओं को एक ट्रेनिंग दी जाएगी, प्रोवाइड किया जाएगा, जिसके अंतर्गत वाटर सप्लाई सिस्टम को सही तरीके से मैनेजमेंट किया जाए, वाटर वेस्ट को रोका जाए और वाटर का सही उपयोग हो, उसके लिए ट्रेनिंग दिया जाएगा। अब जल जीव महोत्सव है तो जल जीवन मिशन, जो हर घर, ग्रामीण क्षेत्र के हर घर में नल से जल पहुंचाने का योजना है, उसको एक्सटेंड किया गया है 2028 तक। ये हमने आपको पिछले क्लासों में डिस्कस किया था। अभी एक रिसेंट न्यूज़ आया है इंटरनेशनल से कि इंडिया ने फिर से, जैसे कि हमने आपको कल बताया था कि इंडिया ने अपना रिलीफ सपोर्ट जो है एक नेशन को भेजा था, अभी उसी तरह की एक सपोर्ट 20 टन्स मेडिकल एंड 18 टन्स ऑफ डिजास्टर रिलीफ मटेरियल किसी एक आइसलैंड नेशन को इंडिया ने भेजा है। तो आप बता सकते हैं कि वो देश आइसलैंड कौन सा है। देख सकते हैं इमेज में यहाँ पे दिखाया गया है उसका फ्लैग, पर उम्मीद है कि आप ये फ्लैग देखे तो निश्चित तौर पे नहीं पहचान सकते हैं। देखिए इसका करेक्ट आंसर है मदागास्कर। जी हाँ, ये क्या है, अभी क्यों भेजा गया है, क्योंकि यहाँ पे एक ट्रॉपिकल साइक्लोन आया था फाइतिया और जिजानी, इसके वजह से वहाँ काफ़ी क्षति हुई है, तबाही हुई है, तो उसी की सपोर्ट के लिए इंडिया ने ये राहत मदद भेजी है। अब इसकी राजधानी क्या है, मदागास्कर की राजधानी क्या है, कैपिटल है अंतानरबियो, करेंसी है मलायशियाई अरहरी। देखिए ना, बोलने में प्रॉब्लम, निश्चित तौर पे कुछ शब्द ऐसे हैं जो बोलने में प्रॉब्लम हो सकती है, पर आप ध्यान रखिए एसोसिएट करके एग्जाम में आए तो आप आंसर दे सकते हैं। इंडिया ये सब क्यों कर रहा है, मैंने आपको पहले भी बताया था, सागर विजन, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, क्योंकि ये भी ग्रोथ जो है सागर यानी समुद्र में ही है। इस इनिशिएटिव के अंतर्गत इंडिया राहत कार्य करती रहती है। मैप पे एक बार देखिए कहाँ है, तो आप ये देख सकते हैं वर्ल्ड मैप आपको दिखाया गया है। यहाँ पे अपना प्यारा भारत है, ये आपका ओशियन, इंडियन ओशियन है। इसी इंडियन ओशियन में आप देख सकते हैं ये जो पॉइंट रेड लाइन है, यही आपका वो मदागास्कर सागर है, जहाँ पर अभी सुनामी आई थी, जिसके राहत कार्य के लिए इंडिया ने ये सामग्री भेजी है। श्रीलंका में कौन सी सुनामी आई थी जिसकी वजह से इंडिया ने एक ऑपरेशन किया, उस ऑपरेशन का नाम और सुनामी का नाम दोनों हमें कमेंट कीजिए। अगला क्वेश्चन है कि इन अमेरिका यानी यूएसए में अभी कल
डोनाल्ड ट्रंप जी ने अनाउंस किया है कि अमेरिका फर्स्ट नाम की रिफाइनरी बनेगी, जो वर्ल्ड की क्लीनेस्ट रिफाइनरी होगी, अच्छा करने वाला होगा, जिसमें इंडियन कंपनी का भी इन्वेस्टमेंट होगा। टेक्सास में ओपन होगा, पोर्ट ऑफ ब्राउन्सविल में। तो आप हमें बताइए कि इंडिया की कौन सी कंपनी है जो इसका पार्टनर होने जा रही है। कोर्स ये द जायंट रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, जिसका चेयरमैन मुकेश अंबानी जी हैं। उनकी ही पार्टनरशिप इसमें होने जा रहा है। ये एक दुखद न्यूज़ है कि एक प्रोफेसर थे, प्रोफेसर हरमन कुलके जी, जो इंडोविद थे, मतलब भारत के इतिहासकार थे, इतिहास के बारे में जानकारी रखने वाले थे। आप देख सकते हैं, ये इमेज में दिखाया गया है। पीछे की तस्वीर देख के आप अनुमान लगा सकते हैं, निश्चित तौर पे ये इतिहास की चीज़ों में रुचि रखने वाले थे। रिसेंटली उनकी मृत्यु हो गई है। आपसे पूछा गया है कि उनको कौन से सिविलियन अवार्ड से सम्मानित किया गया था 2010 में। अवार्ड्स, चूंकि ये अवार्ड प्राप्त हुए व्यक्ति थे, रिनाउंड थे, स्कॉलर थे, तो इनके बारे में एग्जाम में पूछना इम्पोर्टेंट बनता है। इन्हें पद्मश्री दिया गया था। देखिए, पद्मश्री मिलना अपने आप में कम बात नहीं है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के लिए याद रखिए। अब हमें बताइए, पद्मश्री में पद्म श्रेणी में और कौन कौन से अवार्ड दिए जाते हैं। ये इंडोलॉजिस्ट थे, मैंने बताया इंडिया के बारे में जानने वाले थे। इन्होंने फाउंडिंग मेंबर थे ये उड़ीसा रिसर्च प्रोजेक्ट के। देखिए, काफ़ी अच्छी उपलब्धि है। ये प्रोफेसर थे जर्मनी के केल यूनिवर्सिटी के। इनका जो मुख्य काम था वो जगन्नाथ कल्ट एंड जगपति किंगशिप के नामक था। जगन्नाथ मंदिर जो उड़ीसा में है, तो इसका मतलब ये का ताल्लुका लिंक उड़ीसा से। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने रिलीज किया है फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2026, जो इवेल्युएट करता है रेवेन्यू मोबिलाइजेशन एंड फिजिकल गवर्नेंस ऑफ इंडियन स्टेट्स, या इंडियन स्टेट के बारे में ही करता है। यदि इमेज में आपको चेहरे को पहचान सकते हैं तो आंसर दे सकते हैं, नहीं पहचान सकते हैं तो कोई नहीं, आपको बता दिया जाएगा कि ये नीति आयोग के द्वारा किया गया है। नीति आयोग का फुल फॉर्म हमें कमेंट कीजिए। नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को एस्टेब्लिश हुआ था, जो सूचना आयोग को रिप्लेस किया है। नीति आयोग के प्रेजेंट चेयरमैन है सुमन बेरी जी, और सीईओ है श्री BVR सुब्रमण्यम जी। और ये इमेज सुमन बेरी जी का ही दिखाया गया है, इसलिए मैं पूछ रहा था। यदि इमेज पहचानते हैं तो आप जवाब दे सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अभी कोई एक बोर्ड है, जैसे जल बोर्ड होता है, एग्जाम के लिए CBSE बोर्ड होता है, इसी तरह के कुछ बोर्ड्स होते हैं। क्रिकेट के लिए ICSE बोर्ड है, BCCI बोर्ड है। तो उस तरह के एक बोर्ड है जिन्होंने स्मार्ट टूल और AI इनेबल मॉनिटरिंग सैनिटेशन सर्विसेज के लिए लॉन्च किया है। स्मार्ट टूल लॉन्च किया है AI इनेबल मॉनिटरिंग फॉर सैनिटेशन सर्विसेज के लिए। तो वो बोर्ड का क्या नाम है? जी हाँ, दिल्ली छावनी परिषद, दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड, इन्होंने ही ये लॉन्च किया है स्मार्ट टूल। स्मार्ट का फुल फॉर्म होता है स्वच्छता मॉनिटरिंग एंड ऑटोमेटेड रिपोर्टिंग टूल। अब ये दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड है, इन्होंने ये मॉनिटर स्वच्छता ऑटोमेटेड रिपोर्टिंग सब चीज़ें क्यों किया है ये ऐसे इनेबल, क्योंकि दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड, कैंटोनमेंट जो होता है सेनाओं की छावनी होती है, उसमें जो म्यूनसिपैलिटी का काम होता है वो काम करने के लिए जिम्मेवार होता है। ये जो कैंटोनमेंट बोर्ड्स होता है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत काम करता है, और एक गवर्न किया गया है कैंटोनमेंट एक्ट 2006 के अंतर्गत। अगला सवाल है, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा संस्थान का हेडक्वार्टर कहाँ है, जिसने अभी रिसेंटली ऑर्डर दिया है बहुत बड़े ही रिजर्व ऑयल को बाहर करने के लिए, रिलीज करने के लिए। क्यों किया है? क्योंकि जो रिजर्व ऑयल कंट्रीज हैं वहाँ पे अभी क्राइसिस चल रहा है। आप जानते हैं, ईरान, USA और इसराइल के बीच कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, युद्ध चल रहा है, जिसके वजह से ऑयल रूट में काफ़ी प्रॉब्लम आई है, रुकावट आया है, जिसके वजह से ऑयल क्राइसिस हो रहा है और ऑयल की प्राइस बढ़ते जा रही है। उस चीज़ को हैंडल करने के लिए IEA ने ऑर्डर दिया है कि अपने रिजर्व भंडार से, मतलब जो स्टॉक में है इमरजेंसी के लिए, उसे अब रिलीज किया जाए। तो IEA का फुल फॉर्म है फ्रांस, जिसकी राजधानी पेरिस है, यानी पेरिस में ही है। अब IEA कब बना था? तो IEA बना था
1973 1974 ऑयल क्राइसिस हुआ था, उसको हैंडल करने के लिए, उसको टैकल करने के लिए आईईए बनाया गया था। अब सब मन में जरूर सवाल जगना चाहिए था, ये क्राइसिस हुआ क्यों था। ये 1973-74 ऑयल क्राइसिस, ये भी सिमिलर सिचुएशन जो अभी है इसी के कारण हुआ था, ऐसे ही सिचुएशन था जिसके कारण हुआ था। क्या था क्राइसिस? ओपेक नाम की कंट्री, ओपेक का फुल फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अरब पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, ये जो संगठन है इसने ऑयल एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध लगा दिया था। क्यों लगाया था? क्योंकि सेम उस समय भी ईरान के ऊपर, ईरान के साथ साथ और भी जो कंट्री थी उसके ऊपर इसराइल ने अटैक किया था। उस समय नॉट ओनली फॉर ईरान के ऊपर अटैक हुआ था, वहाँ पे ओपेक कंट्री के बहुत सारे कंट्री जो मुख्य हिस्से में है उनके ऊपर इसराइल के द्वारा अटैक हुआ था। इसराइल और उनके बीच युद्ध चल रहा था जिसमें यूएसए भी इसराइल की तरफ से पार्टिसिपेट किया था। उस चीज को देखते हुए ओपेक ने ऑयल एक्सपोर्ट पे प्रतिबंध लगा दिया था, जिसके वजह से ऑयल क्राइसिस हुआ और उसी समय इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी बनाया गया। ओपेक में टोटल 11 कंट्रीज हैं, 11 देश हैं। कौन कौन से हैं इंपॉर्टेंट है, जानकारी रखना जरूरी है। अल्जीरिया, बहरीन, इजिप्ट, इराक, कुवैत, लीबिया, कतर, सऊदी अरबिया, सीरिया, तुनिशिया एंड यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात। ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें ईरान नहीं है। जी हाँ, ओपेक कंट्री में ईरान नहीं है। स्टेट्स ऑफ हरमुज, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट है जहां से ऑयल रूट्स पास होते हैं। ये है स्टेट ऑफ हरमुज, जो गल्फ ऑफ पर्सिया को ज्वाइन करता है गल्फ ऑफ अमन से, जो फिर इंडियन ओशन में आता है। यहाँ की ये जो हिस्सा है ये आपका ईरान होता है। इन्होंने यहाँ पे रूट को बाधित कर रखा है क्योंकि उसके ऊपर अटैक हुआ है। इस वजह से ऑयल रूट में सप्लाई में भी प्रॉब्लम आ रही है, इस वजह से ऑयल क्राइसिस होने की संभावना है। इसी को देखते हुए आईईए ने अपने रिजर्व ऑयल को निकालने की बात की है। रिवीजन क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। पहला सवाल है, कौन सा सर्विस टीम है जिसने सिक्योर किया है आई मैक कप 2026? सर्विस टीम मतलब डिफेंस सर्विस टीम, नेवी, एयरफोर्स, आर्मी, इसमें से किस फोर्स का हम स्थापना दिवस 10 मार्च को मनाते हैं? बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, कौन है? इसका हमें आंसर कमेंट कीजिए। अगला सवाल है कि इंडिया ने रिसेंटली सप्लाई किया है डीजल किसको? बांग्लादेश को, एक फ्रेंडशिप पाइपलाइन के द्वारा। तो आपसे पूछा जा रहा है इस पाइपलाइन से जो ऑयल को, डीजल को सप्लाई किया गया है बांग्लादेश, तो वो डीजल किस रिफाइनरी से रिफाइन होके गया है? रिफाइनरी कौन सा रिफाइनरी से तैयार हुआ? अगला सवाल है कि सशक्त पंचायत नेत्री अभियान, जिसका एम है स्ट्रेंथन द लीडरशिप ऑफ, किस, क्या लीडरशिप है? देखिए, सशक्त पंचायत नेत्री अभियान का क्या उद्देश्य है, कौन सी लीडरशिप को सशक्त करना है? 4 ऑप्शन दिए गए, यूथ इन विलेजेस, माइनॉरिटीज ग्रुप्स इन रूरल एरियाज, वुमेन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिसर। करेक्ट आंसर हमें कमेंट कीजिए। लास्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच एयरपोर्ट, कौन से एयरपोर्ट को इंटरनेशनल स्टेटस, इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा प्राप्त हुआ है? ये भी आप हमें कमेंट कीजिए। आंसर ऑफ द प्रीवियस डे के जो भी आंसर है उसका आपको बताया जा रहा है। पहला क्वेश्चन का आंसर है लेमिएटी 2026 कहाँ पे कंडक्ट हुआ है? सेशल्स में। अगला सवाल पूछा गया था, श्रीलंका ने शीलोन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को रिप्लेस कर दिया है कितने कंपनी से? तो 6 कंपनियों को से। अब हिमाचल प्रदेश के नए गवर्नर कौन अपॉइंट हुए हैं? तो केविंदर गुप्ता जी अपॉइंट हुए हैं। आप अपने अपने स्टेट्स के गवर्नर का नाम कमेंट कीजिए। नाटो ने जो एक्सरसाइज कोल्ड रिस्पॉन्स किया है जो 2 साल में एक बार होती है, उसका लार्ज मिशन क्या है? यह है आर्कटिक सैनिटरी। लास्ट क्वेश्चन, सरगम 2026 जो परफॉर्म किया गया था कौन से इंडियन आर्म फोर्स के द्वारा? तो ये थे नेवी। ये थे आज के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद द स्टैटिक्स। हमने रिवीजन भी किया, तो रिवीजन करना जरूरी है। हमें रोज हर दिन आपके लिए करंट अफेयर्स लाते हैं जो एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, साथ ही उसके स्टैटिक्स क्वेश्चन भी और रिवीजन भी। तो बने रहिए हमारे साथ, फिर मिलते हैं अगले दिन। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, बाय।